इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो हमारे लोकतंत्र के उस हिस्से से जुड़ा है जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ में तो रहता है, लेकिन उसकी जो असली चुनावी प्रक्रिया है वो आम जनता की नजरों से थोड़ी छिपी ही रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही स्पष्ट करना है कि 2026 के राज्यसभा चुनाव असल में कैसे हो रहे हैं। मतलब ये लोकतंत्र के उच्च सदन की एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके बारे में जानना हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद दिलचस्प है। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा विकिपीडिया के 2026 राज्यसभा चुनाव के ताज़ा आंकड़ों पर आधारित है। साथ ही हमने इंश्योर आईएएस, टी पॉइंट एकेडमी और स्टडी IQ IAS जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विस्तृत विश्लेषणात्मक वीडियो को भी अपने स्रोत के रूप में शामिल किया है। हाँ, ताकि जानकारी एकदम सटीक रहे। संदर्भ के लिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्च 2026 से नवंबर 2026 के बीच राज्यसभा की कुल 72 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 72 सीटें, मतलब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और ये जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव सीधे तौर पर देश की नीतियों, कानून निर्माण और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की दिशा तय करता है। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय को गहराई से समझने के लिए मैं अपने विशेषज्ञ का यहाँ स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। इस चर्चा का हिस्सा बनना वाकई बहुत शानदार है। मैं बता रही थी कि राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया सचमुच भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहलू है जिसमें गणित, कानून और राजनीतिक रणनीति का एक ऐसा सस्पेंस देखने को मिलता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम सही। खासतौर पर 2026 में होने वाले इन 72 सीटों के चुनाव देश के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में तो देश की जनता खुद मतदान केंद्रों पर जाकर लाइनों में लग के वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। हाँ, इसमें आम जनता वोट नहीं डालती। राइट। आम जनता नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में बैठे विधायक यानी MLA मतदान करते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे बड़ा अंतर है। अगर हम इस कड़ी को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना आसान हो जाएगा कि इस सदन को परमानेंट हाउस या स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है ना? हाँ, 5 साल बाद वो पूरी तरह भंग हो जाती है। बिल्कुल। देश में फिर से आम चुनाव होते हैं और एक नई सरकार बनती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अच्छा, मतलब हर सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है? हाँ, और पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि हर 2 साल में इसके 1/3 मतलब 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और फिर सिर्फ उन खाली हुई सीटों को भरने के लिए चुनाव होते हैं। और यही वजह है कि 2026 में एक साथ पूरे सदन के नहीं बल्कि 72 सदस्यों के रिटायर होने पर सिर्फ उन सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संविधान निर्माताओं ने ये निरंतरता इसलिए रखी थी ताकि देश में हमेशा एक सदन ऐसा हो जो लगातार काम कर रहा हो। मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो चुकी है और देश में चुनाव चल रहे हैं और अचानक कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए, हाँ, या कोई बहुत जरूरी कानून पास करना हो, तो ऐसे में राज्यसभा काम कर सकती है ताकि कभी भी शासन या कानून निर्माण में कोई पूरी तरह से शून्यता या खालीपन ना आए। ये निरंतरता ही इस सदन की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर राज्यसभा के इस पूरे ढांचे और सीटों के गणित पर नजर डालें तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। हाँ, 245। इन 245 सीटों में से 233 सीटों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, लेकिन बाकी बची 12 सीटों की कहानी थोड़ी अलग है। उन 12 सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया हो। स्टडी IQ IAS के विश्लेषण में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया था, सचिन तेंदुलकर का। हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प वाकया था, है ना? जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था तो उस वक्त काफी बहस हुई थी। लोगों को हैरानी हुई थी क्योंकि संविधान में खेल का तो कोई अलग वर्ग है ही नहीं, वहां तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा लिखा है। तो एक क्रिकेटर संसद में कैसे? यही सवाल था। लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि खेलों को समाज सेवा और देश का नाम रोशन करने के एक व्यापक दायरे के तहत माना जा सकता है। इसका मकसद यही है कि राजनीति के बाहर के टैलेंट और अनुभव को भी देश की सर्वोच्च पंचायत में जगह मिले। सही कहा।
और अनुभव की बात करें तो एक और दिलचस्प पहलू उम्र का भी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन राज्यसभा के लिए सीमा 30 वर्ष रखी गई है। अच्छा, मतलब 5 साल ज्यादा। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस सदन में थोड़े अधिक अनुभवी, परिपक्व और वरिष्ठ लोग आएं। ऐसे लोग जो चुनावी रैलियों के शोर शराबे से दूर एकदम से भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से और गहराई से कानूनों की समीक्षा कर सकें। इसी वजह से इसे अक्सर हाउस ऑफ एल्डर्स या बड़ों का सदन भी कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम भारत में मतदान की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वो बीप की आवाज आती है। लेकिन राज्यसभा चुनावों में ईवीएम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, ये चुनाव आज भी पूरी तरह से कागज वाले बैलेट पेपर पर होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू नहीं होता। लोकसभा में तो बड़ा फीदा गणित है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है। लेकिन राज्यसभा में ये सीधा साधा गणित काम नहीं करता। और यही वो तकनीकी बिंदु है जो इस पूरी प्रक्रिया को इतना खास बनाता है। राज्यसभा चुनावों में जिस प्रणाली का इस्तेमाल होता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम और किताबी शब्द लगता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसे अगर आम भाषा में समझना हो तो कैसे समझा जाए? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को आइसक्रीम की दुकान पर भेजा जाए जहां 5 अलग-अलग फ्लेवर हैं। अब उसे सिर्फ एक फ्लेवर नहीं चुनना है, बल्कि अपनी पसंद का क्रम या प्राथमिकता बतानी है। अच्छा, मतलब फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। बिल्कुल। वो कहेगा कि मेरी पहली पसंद चॉकलेट है, अगर चॉकलेट खत्म हो गई है तो मेरी दूसरी पसंद वेनिला है, और अगर वेनिला भी नहीं है तो तीसरी पसंद स्ट्रॉबेरी है। राज्यसभा चुनाव में विधायक बिल्कुल यही करते हैं। यानी उन्हें एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिस पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। हाँ, और विधायकों को किसी एक के नाम पर मुहर नहीं लगानी होती, बल्कि उन्हें उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3 इस तरह से अपनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस लिखनी होती है। यानी विधायक ये बताते हैं कि मेरी पहली पसंद उम्मीदवार का है, अगर ये नहीं जीत पाता तो मेरी दूसरी पसंद उम्मीदवार खा है। ये तो साफ हो गया, लेकिन इसमें जीतने का पैमाना क्या होता है? टी पॉइंट अकादमी के विश्लेषण से हमें हरियाणा का एक बहुत ही सटीक और मजेदार गणितीय उदाहरण मिलता है। चलिए उसी उदाहरण से इसे डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि हरियाणा में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं और राज्य विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। अब 2026 में उन 5 में से 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। ठीक है। नियम के अनुसार राज्यसभा चुनाव में एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है, तो 90 विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू हो गई 9000। अब यहां से आगे का गणित कैसे काम करता? यहीं पर वो खास फॉर्मूला लागू होता है जिसे चुनाव की भाषा में कोटा कहा जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट की तरह यहाँ सिर्फ सबसे ज्यादा वोट लाना काफी नहीं है। जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को एक निश्चित जादुई आंकड़ा या कोटा पार करना ही होता है। और ये कोटा निकलता कैसे? इसका एक तय फॉर्मूला है। कुल वैध वोटों की वैल्यू को खाली सीटों की संख्या में 1 जोड़कर उससे भाग दिया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, और फिर जो परिणाम आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो अगर हम अपने हरियाणा वाले उदाहरण पर इसे लागू करें तो कुल वोट वैल्यू है 9000। हाँ। और खाली सीटें हैं 2। हाँ। तो फॉर्मूले के हिसाब से खाली सीटों में 1 जोड़ेंगे, यानी 2 + 1 हो गया 3। अब इस 9000 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 3000, और अंत में इस 3000 में 1 जोड़ देंगे तो संख्या बनती है 3001। एकदम सटीक। यानी उस चुनाव में जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 3001 वोट वैल्यू की जरूरत होगी। और चूंकि एक विधायक की वोट वैल्यू 100 है, तो 3001 का सीधा सा मतलब है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 31 विधायकों की पहली प्राथमिकता वाला वोट चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अगर 31 विधायकों ने उसके नाम के आगे 1 लिख दिया तो वो जीत गया। ये गणित का एक बहुत ही दिलचस्प नमूना है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए चुनाव में 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, और वोटिंग के बाद जब गिनती हुई तो किसी भी उम्मीदवार को वो 31 पहली प्राथमिकता वाले वोट मिले ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। किसी को 25 मिले, किसी को 20 मिले। तब क्या होता है? क्या चुनाव रद्द हो जाता है? नहीं, चुनाव कभी रद्द नहीं होता। और यहीं पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी वोट ट्रांसफर की प्रक्रिया अपना असली जादू दिखाती है। अगर पहले राउंड की गिनती में किसी को जीत का कोटा नहीं मिलता है
तो सबसे कम पहली प्राथमिकता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर यानी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, जो सबसे पीछे है वो बाहर। हाँ, मान लीजिए सबसे कम वोट पाने वाले को सिर्फ 10 वोट मिले थे, उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन 10 विधायकों के वोट बेकार नहीं जाते। उन 10 बैलेट पेपर को फिर से उठाया जाता है और देखा जाता है कि उन्होंने अपनी दूसरी प्राथमिकता किसे दी है। ओहो, मतलब जो उम्मीदवार बाहर हो गया उसके वोटों को अब बाकी बचे हुए उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा, उनकी दूसरी पसंद के आधार पर। एकदम सही। फिर वे वोट उन बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में जुड़ जाते हैं और ये जोड़ने घटाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि खाली सीटों के बराबर उम्मीदवार वो 31 वोटों का जादुई कोटा पार न कर लें। यही कारण है कि पार्टियों को सिर्फ पहली पसंद वाले वोटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि दूसरी और तीसरी पसंद वाले वोटों के लिए भी भारी राजनीतिक जोड़-तोड़ करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मतलब ये व्यवस्था पूरी तरह से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी विधायक का वोट बेकार न जाए। लेकिन मतदान की इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े कुछ और भी अनोखे और सच कहा जाए तो थोड़े अजीब नियम है। जैसे कि पेन का नियम। हाँ, इंश्योर आईएएस के स्रोत से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। वोटिंग के लिए विधायक अपनी जेब से कोई भी पेन निकालकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा दी गई एक विशेष बैंगनी रंग की स्याही वाले पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। वॉयलेटिंग। अगर किसी विधायक ने नीले या काले रंग की स्याही से अपनी प्राथमिकता लिख दी तो वो वोट उसी वक्त अमान्य या इनवैलिड कर दिया जाता है। क्या बात है! ये एक बहुत ही अहम जानकारी है और इसके पीछे का कारण भी बहुत गहरा है। वो कैसे? दरअसल पहले के समय में क्रॉस वोटिंग को छिपाने या अपनी पार्टी के बॉस को ये इशारा करने के लिए कि मैंने ही वोट दिया है, विधायक अलग-अलग रंग की स्याही का इस्तेमाल करते थे। इसी भ्रष्टाचार और पहचान जाहिर करने की चालाकी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये सख्त नियम बनाया कि सिर्फ एक ही रंग की आधिकारिक स्याही का इस्तेमाल होगा। इससे पूरी प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहती है। इसके अलावा एक और बड़ा नियम है नोटा का। आम चुनावों में तो अगर कोई उम्मीदवार पसंद ना आए तो नोटा दबाने का विकल्प होता है, लेकिन राज्यसभा चुनावों में नोटा का कोई विकल्प नहीं होता। विधायकों को किसी न किसी उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस चुनाव में नोटा होने से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि यह चुनाव पूरी तरह से गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट नहीं होता। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में तो मतदान केंद्र के अंदर कोई नहीं जान सकता कि किसने किस पार्टी का बटन दबाया। लेकिन राज्यसभा चुनावों में ऐसा नहीं है। यहाँ ओपन बैलेट सिस्टम लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई विधायक बैलेट पेपर पर अपनी 1, 2, 3 वाली प्राथमिकताएं भर लेता है तो उसे बैलेट बॉक्स में पर्चा डालने से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी के एक अधिकृत एजेंट को वो बैलेट पेपर दिखाना अनिवार्य होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे क्लास में टीचर होमवर्क चेक कर रहा हो कि किसी ने चीटिंग तो नहीं की। बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को पर्चा नहीं दिखाता है या फिर गलती से या जानबूझकर किसी दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा देता है तो उसका वोट वहीं का वहीं अमान्य हो जाता है। ये नियम इसलिए लाया गया था ताकि राजनीतिक पार्टियां ये देख सकें कि उनके विधायक पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट कर रहे हैं या नहीं। हाँ, कहीं किसी लालच में आकर बिक तो नहीं गए। लेकिन रुकिए, अगर विधायक को अपना वोट अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना ही है तो फिर तो कोई अपनी मर्जी से किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। लेकिन हम तो अक्सर खबरों में सुनते हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। तो इस ओपन बैलेट सिस्टम के रहते हुए क्रॉस वोटिंग कैसे मुमकिन है? यहाँ तो दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी लाइन से बाहर जाएगा तो उसकी विधायकी चली जाएगी। और यहीं पर इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। हाँ, आमतौर पर अगर कोई विधायक संसद या विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी के विप या निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हाँ, यही नियम है। लेकिन राज्यसभा चुनावों के मामले में भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दल बदल कानून लागू ही नहीं होता? जी हाँ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक विधायक अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट दे सकता है, यानी जिसे हम क्रॉस वोटिंग कहते हैं, वो कर सकता है। वो पार्टी एजेंट को पर्चा दिखाएगा कि देखिए मैंने दूसरी पार्टी को वोट दिया है, और उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। पार्टी उस
विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जरूर कर सकती है, उसे पार्टी से निकाल सकती है, लेकिन वो विधायक अपनी विधानसभा की सदस्यता नहीं खोएगा, वो विधायक बना रहेगा। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन शक्तिशाली नियम है और इसी वजह से राज्यसभा चुनावों के दौरान विधायकों को रिसॉर्ट्स में बंद करने की राजनीति देखने को मिलती है, क्योंकि पार्टियां डरती हैं कि कहीं उनके विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दें। बिल्कुल। स्रोतों में हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही ताज़ा और प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, हाल ही में वहां राज्यसभा चुनावों के दौरान जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई थी। कुछ विधायकों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय खुलेआम दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और कई लोगों को लगा कि अब इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया था। बिल्कुल सही। कई लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी। उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का कारण कुछ और ही था। तो फिर असली कारण क्या था? क्योंकि खबरों में तो बहुत सारे भारी भरकम शब्द चल रहे थे, जैसे कट मोशन, फाइनेंस बिल, विप। हाँ, तो असल में हुआ ये था कि राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। वहां विधानसभा के अंदर कट मोशन और फाइनेंस बिल पर वोटिंग होनी थी। आसान भाषा में कहें तो ये राज्य के बजट से जुड़ा मामला था। और नियम यह है कि अगर विधानसभा में सरकार अपना बजट पास नहीं करा पाती तो माना जाता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिर जाती है। बिल्कुल। उस समय पार्टी ने एक आधिकारिक व्हिप जारी किया था। व्हिप का मतलब होता है पार्टी का एक सख्त आदेश कि सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहना है और सरकार के पक्ष में वोट करना है। अच्छा, तो ये व्हिप विधानसभा के अंदर की कार्यवाही के लिए था। एकदम सही। जिन विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने बाद में विधानसभा के अंदर भी पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और बजट की वोटिंग के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ गए। तो विधानसभा के अंदर वित्तीय मामलों पर व्हिप का उल्लंघन करने के कारण उन पर दलबदल कानून लागू हुआ और उनकी सदस्यता रद्द हुई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण नहीं, ये अंतर समझना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। ये अंतर वाकई कानूनी बारीकियों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उम्मीदवारी के नियम भी बहुत कड़े रखे गए हैं। कोई भी व्यक्ति यूं ही सुबह उठकर राज्यसभा चुनाव का पर्चा नहीं भर सकता। स्टडी IQ IAS के स्रोत के अनुसार उम्मीदवार बनने के लिए प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स की जरूरत होती है। नियम यह है कि राज्य विधानसभा के कम से कम 10% विधायक या फिर कम से कम 10 विधायक, इन दोनों में से जो भी संख्या कम हो, वो प्रस्तावक के रूप में लिखित में उस उम्मीदवार का समर्थन करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही चुनाव आयोग के पास 10,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5,000 रुपए रखी गई है। ये नियम इसलिए बनाए गए होंगे ताकि केवल वही लोग चुनाव लड़ें जो वाकई में गंभीर हों और जिन्हें वास्तव में विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, ताकि चुनाव प्रक्रिया में गैर जरूरी उम्मीदवारों की भीड़ न लगे। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा का चुनाव एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर बहुत सोच विचार कर नियम बनाए गए हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से लेकर ओपन बैलेट, बैंगनी स्याही और प्रस्तावक के नियमों तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ताकि चुनाव पारदर्शी हो सके। तो सबका असल में क्या मतलब है? इस पूरी लंबी और जटिल चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि राज्यसभा का यह जटिल गणितीय ढांचा महज एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे संघीय ढांचे की रीढ़ है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि राज्यों की जनसांख्यिकी के हिसाब से देश की संसद में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए वहां से 31 राज्यसभा सांसद चुनकर दिल्ली आते हैं। वहीं गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों की जनसंख्या कम है, इसलिए वहां से सिर्फ एक सांसद आता है। ये प्रणाली ये भी सुनिश्चित करती है कि केंद्र में बैठे किसी एक राजनीतिक दल का एक तरफा एकाधिकार ना हो जाए। ये सिस्टम लोकसभा की ताकत को संतुलित करता है और राज्यों की विधानसभाओं में मौजूद अलग अलग राजनीतिक दलों को उनकी ताकत के अनुपात में दिल्ली दरबार में अपनी आवाज उठाने की जगह देता है। 2026 में होने वाले 72 सीटों के चुनाव इसी संतुलन का एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाले हैं। और इसी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज जिस पूरी गणितीय व्यवस्था और संतुलन पर हमने चर्चा की, वो पूरी तरह से राज्यों की वर्तमान सीमाओं और उनकी आज की जनसंख्या पर टिकी हुई है। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की चुनौती। हाँ, परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या को फिर से तय करना।
चूंकि राज्यसभा पूरी तरह से राज्यों की सीमाओं और उनकी जनसांख्यिकी पर निर्भर है, तो सोचने वाली बात है कि अगर भविष्य में परिसीमन के कारण राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में कोई बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आता है। मान लीजिए कि कुछ राज्यों की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कुछ राज्यों की सीटें बहुत कम हो जाती हैं। तो क्या संतुलन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ये बारीक गणितीय ढांचा उस नए भौगोलिक नक्शे के साथ न्याय कर पाएगा, या फिर ये हमारे संघीय ढांचे की परिभाषा और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। भविष्य की राजनीति, राज्यों के अधिकार और देश की नीतियों की दिशा इसी बात पर तय होगी कि हम परिसीमन और प्रतिनिधित्व के इस टकराव को कैसे संभालते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनसांख्यिकी और प्रतिनिधित्व का यही संतुलन तो है लोकतंत्र की असली परीक्षा। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि 2026 के राज्यसभा चुनावों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के गणित और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के पीछे कितनी बारीकियां हैं। इस विस्तृत चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।